हम ना कहते घर जाओगे, किस जगह पहुंचे हो आखिर देखो। ये हुनैन को दिए जाने वाले डिनर से 4 रोज बाद का जिक्र है। रात का अंधेरा हरसू फैला था, सर्दी मजीद बढ़ गई थी। छोटे बागीचे वाले घर में शादी के कमरे में अंधेरा था। वो कंबल ताने गहरी नींद सो रहा था। यकायक वो जरा सा हिला, फिर कंबल हटाया तो बाल बिखरे और चेहरा वाजे हुआ। वो छंबे से इधर उधर देख रहा था। दिमाग इतना सोया हुआ था कि मालूम ना पड़ता ये आवाज किधर से आ रही है। जू जू। इसने तकिया हटाया, नीचे दबा मोबाइल बज रहा था। वो नींद से कर रहा है। मोबाइल उठाया, रात को 1:30 बजे और अनजान नंबर। उकता कर उसने फोन कौन से लगाया। हेलो। आवाज भारी और नींद से डूबी निकली। शादी, अभी इसी वक्त मेरे घर आ सकते हो। इसके नींद में डूबी आवाज जरा सी खुली। आंखें खोल के देखा, कौन कौन। शादी, उठो और मेरी बात सुनो। जरा जोर से कहा गया तो वो चौंकर उठा। हाशिम भाई, खैरियत। हैरत से आंखें मिली। टेबल लैंप जलाया, घड़ी रोशन हुई 1:30 बजे। अभी इस वक्त मेरे घर आओ, अपनी बहन को लेकर। ट्रैफिक नहीं होगा, 20 मिनट लगेंगे, तुम दोनों आओ। और 21वां मिनट नहीं होना चाहिए। इसका लहजा अंदाज शादी फिक्रमंद हो गया। मगर हुआ क्या? तुम अभी तक बिस्तर से नहीं निकले? जल्दी करो, तुम अभी तक बिस्तर से नहीं निकले क्या? जल्दी करो यार, मैं इंतजार कर रहा हूँ। और फोन बंद हो गया। वो हैरान और परेशान सा बैठा रह गया। फिर तेजी से बिस्तर से निकला। 2-3 मिनट बाद वो मुंह पे छींटे मारे, कपड़े बदलकर जैकेट पहने, कार की चाबी उठाए बाहर आया तो लाउंज से आवाज आ रही थी। मालूम था वो जागी हुई होगी। कंप्यूटर के सामने कुर्सी पे पैर ऊपर करके बैठी, हेडफोन चढ़ाए, हंसती हुई स्क्रीन को देखती, साथ प्याले से पॉपकॉर्न उठाकर मुंह में रखती। हुनैन रोज रात गए तक यूं ही पाई जाती थी। आहट पे वो चौकी। फिर भाई को आते देखकर पुरजोश से बताने लगी, पता है, सुपर जूनियर कोरिया का एक बैंड एक शो में आए हुए हैं और उनको लोग अपने मसले बता रहे हैं। जैसे एक लड़के का दोस्त सांप और बिच्छू खाने लग गया है तो वो। शादी ने आगे आकर कंप्यूटर की तार खींची। स्वेटर पहनो और बाहर आओ, मैं कार में इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। वो हक्का बुक्का रह गई। फिर गुस्से से हेडफोन उतारे। इतनी मुश्किल से वीडियो डाउनलोड की थी। और हुनैन, जल्दी करो, कोई वजह है तो कह रहा हूँ ना। सख्ती से कहकर वो बाहर निकल गया। कार स्टार्ट की तो वो भी आ ही गई। ग्रीन लंबा ओवरकोट पहने जो था तो एल शेप का, मगर अम्मी की ताकीती के हर एक को कहना है सारा लंदन से लाई है। अंदर स्वेटर, गर्दन के गिर्द दुपट्टा और बाल हेयर बैंड लगाकर खुले छोड़े, चेहरों पे ढेरों नाराजगी लिए चुपचाप फ्रंट सीट पे आ बैठी। शादी खामोशी से ड्राइव करता रहा। फिर उन्होंने अपने और अम्मी के मुश्तरका मोबाइल पे गाना ऑन कर लिया। हेलो हेलो न्यू शाइनी बॉय, साथ में सर धुनने लगी। बंद करो इस सुपर जूनियर के मामा शीता को। ये मामा शीता नहीं है, सिटी हंटर का गाना है। इसमें ली मिन हू आता है। पता है, इसके बाप को गवर्नमेंट ने मार दिया होता है तो वो कई साल बाद इंतकाम लेने कोरिया के सदर का सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात हो जाता है। और फिर रुकी, हम कहाँ जा रहे हैं? हाशिम भाई ने बुलाया है, कोई मसला है? वो हैरान रह गई। तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हाशिम भाई खुद हर मसला संभाल नहीं लिया करते? उसकी नकल उतारकर सर झटका। मेरा ख्याल है दुनिया में अभी कुछ मसले हैं जिन्हें वो नहीं संभाल सकते। शादी ने गहरी सांस भरकर शाने उचकाए। जब वो कारदार कसर के अंदरूनी दरवाजे में दाखिल हुए तो हाशिम सामने ही खड़ा, सियाह ट्राउजर पर ग्रीन टी शर्ट। वो ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने शायद पहली दफा उसे टी शर्ट में देखा था। ऊपर मेरे कमरे में आ जाओ, मैं आ रहा हूँ। उसने शादी को इशारा किया। उसका हुलिया साथी मसरूफ मगर परेशान अंदाज। और फिर पलट कर लाउंज में परेशानी से टहलती कुछ बोलती, जवाहरात, मुझे समझ नहीं आ रही तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो हाशिम? उनको पैसे दो और मेरे बेटे को वापस लाओ। दबा दबा गुर्राती वो रुकी। दोनों बहन भाई को देखकर झटका लगा। उनको बुलाने की क्या जरूरत थी? शादी हुनैन का हाथ थामे फौरन ऊपर ले आया। हाशिम के कमरे का दरवाजा खोलने से कबल उन्होंने नीचे हाशिम को कहते सुना, मम्मी आप आराम से बैठ जाए, मैं कर रहा हूँ ना। इसके कंधे पे हाथ रखे वो समझा रहा था। दरवाजा बंद हुआ तो आवाजों का रास्ता रुक गया। अंदर कमरे की सारी बत्तियां खुद ब खुद जल उठी। वो दोनों खामोश और गैर आरामदेह काउच पे जा बैठे। मेज पे हाशिम का लैपटॉप रखा था, वो ऑन था मगर स्क्रीन स्टैंड बाय पे थी। सियाह तारीख कि क्या हो रहा है भाई, कोई मसला है इनके घर में? और तभी वो उजलत से दरवाजा खोलता अंदर आया। सामने मेज के किनारे आ बैठा, हुनैन के बिल्कुल सामने। शादी को देख भी नहीं रहा था। हुनैन, बच्चे अब जो मैं पूछूंगा सच सच मुझे बताना। हुनैन ने समझी से उसे देखा, फिर शादी को। जी, क्या तुम्हारा अली से कोई कांटेक्ट है? नहीं। तुम सच कह रही हो? हाशिम ने और से उसको देखते पूछा तो हुनैन के अबरू तन गए। मैं आपसे डरती नहीं हूँ जो झूठ बोलूंगी, ना उससे रब्ता रखने की मुझे कोई इजाजत चाहिए। हुनैन, शादी ने उसे तादीबी अंदाज में घूरा, मगर वहां किसे असर होना था। ओके, मगर क्या तुम जानती हो वो भी कहाँ है या मालूम करके दे सकती हो? मगर हुआ क्या है? हाशिम ने गहरी सांस ली, तिरछे होकर लैपटॉप की कीज को छुआ। स्क्रीन रोशन हुई। शेरू ताइवान से कोरिया गया था, वापस नहीं आया। 1.5 घंटा पहले मुझे फेसबुक पे किसी अनजान आईडी की जांच से वीडियो मिली है ताइवान के लिए। हुनैन और शादी ने चौंक कर उसे देखा। नौशेरवा अगवा हो गया था और हाशिम ने उन्हें बुलाया था। वो अब वीडियो खोल रहा था। स्क्रीन पे एक कमरा था
लकड़ी का फर्श, पीछे स्लाइडिंग डोर, काउच, अलमारी, छत, पीछे नजर आता एक स्विच बोर्ड, वस्त में रखी कुर्सी जिस पे नौशरवा बैठा था, हाथ पीछे बंधे थे, बिखरे बाल, रोई रोई आंखें, गर्दन झुकी हुई। कैमरा ऑन हुआ तो इसने चेहरा उठाया। वो शदीद तकलीफ में लग रहा था। डैड, भाई, ये लोग आपको एक अकाउंट नंबर, एक रकम ईमेल कर रहे हैं। और वो रुककर कैमरे में सिम देखने लगा जहां से उसे हिदायत मिल रही थी। यकीनन अगवाकार वहीं खड़े उससे मुतनब्बा कर रहे थे। चेहरे पे खौफ लिए शेरू थूक निकलता फिर से कहने लगा, आप 4 घंटे के अंदर अंदर ये रकम भिजवा दें वरना ये मुझे मार देंगे। मैं कोरिया में हूँ। अगर आप में से कोई घर से भी निकला या यहाँ आने की कोशिश की या किसी को कॉल करने की तो ये मुझे मार देंगे। आंसू खौफजदा हिरासा शेरू की आंखों से बहने लगे। सदा का डरपोक शेरू बिल्ली का बच्चा लग रहा था। भाई प्लीज मुझे यहाँ से निकालो और किसी को फोन मत करना। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, मुझे मार देंगे। इनके पास आपके तमाम नंबर्स हैं। ये हर चीज मॉनिटर्स कर रहे हैं। और स्क्रीन सिया हो गई। सादी ने बेयकीनी के आलम में सिर उठाया। हाशिम थका थका और परेशान नजर आ रहा था। क्या आपने पुलिस को कॉल किया? आपके तो कितने ही कॉन्टैक्ट्स होंगे एजेंसीज में। किया था। मेरे लोग कोरियन पुलिस से बात कर रहे हैं। जब ये दूसरी वीडियो मसूल हुई तो मैं कॉल करने के 10 मिनट बाद चंद बटन दबाए और पैगाम खुला। वही कमरा और वैसे ही निडाल बंधा हुआ शेरू, अलबत्ता इसके माथे से खून बह रहा था। भाई इन्होंने मना किया था किसी को कॉल करने से। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है आपको। एक मॉन्स्टर को भी अपने बच्चे से मोहब्बत होती है। प्लीज इनको रकम दें, मुझे यहाँ से निकाल लें वरना ये पहले मेरी कान काटेंगे फिर उंगलियां। वीडियो खत्म हुई। हाशिम के चेहरे की तकलीफ बढ़ गई। शेरू का खून निकलते देख ना उसके लिए बहुत अजियतनाक था। हुनैन खामोश थी और सादी हक्का बुक्का। क्या वो लोग आपके फोन्स बक कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, मगर अब हम किसी से राब्ता नहीं कर रहे हैं। मैंने सबको मना कर दिया है। मगर सादी बेचैनी से आगे हुआ। ये खाली खुली धमकी भी तो हो सकती है। आप खुफिया तौर पर किसी से राब्ता करने की कोशिश करें। वो मेरा भाई है, मैं उसको खतरे में नहीं डाल सकता। और इस सारे मामले में हम क्या कर सकते हैं? हुनैन पहली दफा बोली। देख वो अभी तक इस रीन को रही थी। इस लूजर के कान की जगह बाल काट दे तो वो कितना अच्छा हो। नहीं, ये तो आईना देखते ही मर जाएगा। दिल में सोचा। मुझे शक है कि इसमें अलीशा मुलव्वस हो सकती है। कभी नहीं। हना ने नागवारी से उसे टोका। वो कमजोर और बुजदिल सी है। आपके भाई को अगवा नामुमकिन। वो किसी के साथ मिलकर ये कर सकती है। मैंने इसका फेसबुक प्रोफाइल चेक की थी। देखो इसने कवर फोटो सियोल कोरिया का एक शहर की लगा रखी है। इसने स्क्रीन पे अलीशा की प्रोफाइल खोलकर दिखाई। ये इसने कोई 6 माह पहले लगाई थी और वो इसलिए कि हम के ड्रामे और के पॉप के शौकीन हैं। हमें के कल्चर पसंद है। मेरी भी प्रोफाइल पे यही सब है। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं कोरिया में हूँ इस वक्त, मगर इस वाहमे की मुझे तस्दीक करनी है। अगर खबर होता तो वही सब कर लेता, मगर वो 2 रोज कबल ही अपने किसी काम से मुल्क से बाहर गया है। मैं इसके बगैर बिल्कुल मफलूज हूँ। मैं इसके किनारे पे बैठा कदरे बेबसी से कहते हाशिम पे सादी को तरसा आया। हाशिम भाई, हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे। आप बताएं क्या करना है। इस बात पे उन्होंने घूर कर सादी को देखा और फिर हाशिम को। वो अभी तक नागवारी महसूस कर रही थी। ओके हुनैन सुनो, तुम हैकिंग जानती हो। तुमने डैड को कई दफा बताया था। सो तुम अलीशा की लोकेशन ट्रेस करो। साथ में तुम इस वीडियो भेजने वाले को लोकेशन को भी ट्रेस करो। फिर फॉरेन बैंक अकाउंट ट्रेस करो, ये किसके नाम है, और इस शख्स की तमाम तफसीलात मुझे दो। साथ ही शेरों के मोबाइल को ट्रेस करने की कोशिश करो कि आखिरी दफा वो कब और कहाँ इस्तेमाल हुआ था। फिलहाल वो बंद है। कितनी देर में तुम ये सब कर सकती हो? वो संजीदा था और हुनैन ने इतनी संजीदगी से सर हिलाया। 10 से 12 मिनट में। वाकई? हाशिम तो हाशिम, सादी को भी झटका लगा। श्योर, ये तो कोई मसला ही नहीं है, मगर आपने सेट नहीं लगाया अभी तक। मासूमियत से इधर उधर देखा। क्या? हाशिम समझे नहीं। क्या हम हॉलीवुड के किसी सेट पे हैं ना? और मैं तो हूँ ही नोलन रॉस, जो खटखट करके सब कुछ फटाफट हैक कर लूंगी और 10 मिनट में मसला हो जाएगा। उनैन, सादी ने उसके जूते पे जूता रखकर दबाया। सॉरी हाशिम भाई, मगर नोलन और हक जैसे हॉरेबली हिलेरियस हैकर्स सिर्फ हॉलीवुड में होते हैं। मैं इंटरनेट से किसी बैंक का मेन फ्रेम हैक नहीं कर सकती। ना ही हम फेसबुक मैसेज से किसी का आईपैड एड्रेस या लोकेशन मालूम कर सकते हैं। इसके लिए हमें फेसबुक कंपनी से रब्ता करना होगा और इसमें 2 माह लगेंगे। हाशिम लब बीचे सुलगती हुई निगाहों से उसे देख रहा था। बदतमीज लड़की, तो तुम क्या कर सकती हो? ऐसे मत देखिए मुझे। खावर भी ये नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप ये कह रहे हैं कि आपको एक केक चाहिए और मैं दीवार पे लगे बेकरी के इश्तेहार को फाड़कर अंदर से केक निकालूं। मगर इश्तेहार के कागज के पीछे दीवार होती है, बेकरी नहीं। केक निकालने के लिए हमें बेकरी का ताला तोड़ना पड़ेगा। घर बैठे ये सब नहीं हो सकता। यानी कि तुम कुछ भी नहीं कर सकती। खैर, अब ये भी नहीं कहा मैंने। मैं ये कर सकती हूँ कि अलीशा की अम्मी को ईमेल करती हूँ, इसके जवाब में इसकी लोकेशन ढूंढती हूँ, साथ ही इस वीडियो भेजने वाले का अकाउंट हैक करती हूँ। शायद इसके पास अपने इनबॉक्स से कोई सुराख मिल जाए, कोई फोन नंबर, कोई दूसरा ईमेल एड्रेस। हाशिम खुश नहीं था, मगर उठ खड़ा हुआ। ओके, तुम काम शुरू करो। अभी नहीं कर सकती मैं कुछ। वो इसकी बात पे जाते जाते पलटा। सादी ने भी हैरत से उसे देखा। हुनैन ने बेनियाजी से शाने उचकाए।
असल में खाली मैदे के साथ मेरा दिमाग काम नहीं करता, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि मेरा शुगर लेवल भी लो हो रहा है। हाशिम ने गोया झपट कर इंटरकॉम उठाया और जब्त करते हुए चबा चबा कर बोला, मैरी ऊपर आओ और मैडम जो कहे उनको 5 मिनट में बनाकर ला कर दो, हरी अप। और धार से दरवाजा बंद करता बाहर निकल गया। तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीज होती जा रही हो, सादी ने गुस्से से इसका बाजू जोड़ा। अभी पॉपकॉर्न नहीं खाकर आ रही क्या? एक तो अच्छा भला सुपर जूनियर देख रही थी, ऊपर से सर्दी, खवा में खवा, मुझे उठाया, वो भी इस अनोखे लाडले के लिए। अब भुगते। वो डिटाई से शाने उचकाती लैपटॉप करीब करने लगी। चंद मिनट बाद लैपटॉप गोद में था, एक हाथ में जूस का गिलास, सामने पेन, पिज्जा, कटलस, सॉस, फ्रेंच फ्राइज। मुंह मुसलसल चलाते हुए वो कीज दबा रही थी। सादी चुपचाप उसे देखता रहा तो इसने फ्रेंच फ्राइज की प्लेट बढ़ाई। खाएंगे? इनका भाई अगवा हो गया है, सारा घर परेशान है, अगवाकार 50 करोड़ मांग रहे हैं और तुम खा रही हो। ने जूस का घुट भरा और संजीदगी से उसे देखा। 50 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? उफ, वो कराकर उठा और बाहर निकल आया। सीढ़ियों के ऊपर रेलिंग से झांका। औरंगजेब परेशानी से माथा मसलते बैठे थे। हाशिम इधर उधर चक्कर काट रहा था और जवाहिरात हंसियानी अंदाज में चिल्ला रही थी, तुम लोग पैसे क्यों नहीं दे रहे? वो शेरू को मार देंगे। हाशिम आंसू उसकी आंखों से उबलने को तैयार थे। हम पैसे दे देंगे, बात पैसों की नहीं है मम्मी, मगर शेरू ने उनकी शक्लें देख रखी होंगी, क्या गारंटी है कि वो पैसे लेकर उसको छोड़ देंगे? ऐसे लोग तावान लेकर मगवी को मार देते हैं, तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? औरंगजेब बेगुस्से से बोले, इनकी लोकेशन या इनके बारे में कोई मालूमात, कोई लेवरेज होना चाहिए हमारे पास, जिसके ऊपर हम इनसे शेरू को जिंदा सलामत वापस ले लें। जवाहरात नफी में सर हिलाती निडाल सी बैठ गई। हाशिम मोबाइल पे नंबर मिलाने लगे। सादी अफसोस से वापस पलट आया। अंदर वो सोफे पे बैठी हाशिम के हेडफोन चढ़ाए चिप्स खाते हुए स्क्रीन को देख रही थी। क्या कोई नई वीडियो आई है? वो तेजी से लपका। मैं इसके अकाउंट को हैक करने की कोशिश कर रही हूँ, चंद घंटे लगेंगे, तब तक मैं इस ड्रामे की आखिरी 2 किस्तें देख लूँ। बड़े गौर से स्क्रीन को देखती कह रही थी। वो जो जोश से लपका था झाग की तरह बैठ गया। पता है भाई, इतने मजे का ड्रामा है 49 डेज। इसमें जो हीरोइन है ना, या अल्लाह, कब शुमाली कोरिया एटम बम बनाएगा और कब इसे जनूबी कोरिया पे गिराएगा, कब जान छूटेगी इसके कल्चर से। वो करहा कर पीछे हो गया। हुनैन के ड्रामे सर चकरा देते थे। वो मुंह बनाकर फिर से देखने लगी। वीरान सिराए का दिया है जो कौनो मकाम में जल रहा है। इस रात भी हवालाती कोठरी की सलाखों का सिर्फ किनारा रोशन था, बाकी सब तारीकी में डूबा था। एक कोने में फारिस और दूसरे में अहमर दूर दूर चित लेटे छत को देख रहे थे। फारिस रोशनी वाले कोने में था। ट्यूबलाइट की मध्यम सी किरण इसकी तारीक दुनिया को रोशन करने के लिए काफी थी। इसकी कोशिश के बावजूद अहमर उस सेल से नहीं गया था। अब इसने कोशिश भी तर्क कर दी थी। फारिस भाई, इसने हल्के से पुकारा। चित लेटे छत को तकते फारिस की पेशानी पे बल पड़े। क्या तुम्हें किसी ने खामोश रहना नहीं सिखाया? मैंने सीखा ही नहीं, वैसे कोई सिखाने वाला था भी नहीं। कदरे तौक़ुफ़ किया गया। आप नमाज पढ़ते हैं? वो तो मैंने देखा ही था। नमाज में भी साथ वाली कोठरी से क्या आवाज़ें आ रही हैं? सब खबर होती है आपको। सबको होती है, अब सो जाओ। वो बेजार हुआ। सुने ना, क्या हमेशा से पढ़ते थे? नहीं, जेल में आने के बाद शुरू की। तो आप क्यों पढ़ते हैं नमाज? अपने सगे भाई के कत्ल के इल्ज़ाम। वो मेरा सौतेला भाई था। अपने फैक्ट्स दुरुस्त रखो। अहमद ने बहुत हैरत से उसे देखा। मतलब वो आपको पसंद नहीं था? सिर्फ तुम्हारी गलती दुरुस्त कर रहा हूँ। ज़्यादा स्टेपनी ना हो, ज़्यादा चिपको नहीं। तो क्यों पढ़ते हैं आप नमाज? मुझे खुद नहीं पता। वो बहुत देर बाद बोला। कुछ दिन पढ़ता हूँ जोश से, फिर ढीला पड़ जाता हूँ और कई दिन यूँ गुजर जाते हैं जैसे अंधेरी सुरंग में हूँ। फिर कुछ दिन पढ़ता हूँ तब अपना आप बहुत नेक लगता है, हल्का और पारसा, मगर फिर ढीला हो जाता हूँ और ये पढ़ने ना पढ़ने का चक्कर कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता। चाहूँ तो हर वक्त पढ़ूँ, मेरे अंदर बहुत स्टैमिना है, मगर मेरी नमाज मुझ पर कोई फ़र्क नहीं डालती। शायद मेरा दिल सख्त हो गया है। इसने भी यही कहा था। चितलेटे अहमद ने होले से कहा तो फारिस चौंका। किसने? चुड़ैल ने। पिछले साल आया था मैं औरंगजेब साहब के कहने पर आपकी पेशी देखने। तब जब उन्होंने चुड़ैल को गवाही के लिए बुलाया तो उसने भी यही कहा। कौन चुड़ैल? ओहो, प्रोसिक्यूटर जुमर, घुंघराले बालों वाली चुड़ैल। फारिस के बुरे तन गए। नापसंदीदगी से गर्दन मोड़कर उसे देखा। बको मत। मगर उसने नहीं सुना। वो छत को देखता कह रहा था। जब इस्तेखाज़ा ने उससे उसकी हालत का पूछा तो उसने कहा, मेरे पास खोने को कुछ नहीं बचा, मेरी नमाज भी नहीं, क्योंकि अब मैं नमाज के आखिर में दुआ नहीं मांगती। मेरे हाथ से ने मेरा दिल, मेरी ज़िंदगी, मेरी नमाज हर शय को मुर्दा कर दिया है। फारिस चुप रहा, चेहरा वापस फेर लिया, निगाहें छत पे जा टिकी। मैं भी 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहता हूँ, अच्छी और लंबी नमाज, जिंदा नमाज, मगर मुझसे ही नहीं होता। क्या करूँ? प्रोसिक्यूटर से पूछो। इस बात पे अहमद हंसा। बाहर पहली सर्द रात हर गुजरते पल सिया पड़ती गई। अच्छा सुने, आपका केस कैसा जा रहा है? अहमद ने उससे
रुख करवट बदलकर पूछा। वो इससे काफी फासले पे कमर के बल लेटा छत को देख रहा था। सफेद कुर्ता अंधेरे में भी दमक रहा था। 2.5 साल में 3 पेशियां हुई हैं, कैसा जा रहा होगा? ओह, मेरी तो चंद दिन में 4 हो चुकी हैं। क्योंकि तुम औरंगजेब कारदार के आदमी हो, इसके अंदर तक करवाट फैल गई। ना करे यार, क्यों इनसे इतने खफा हैं? वो बुरे नहीं हैं, बस अपना फायदा ऊपर रखा उन्होंने, और वो भी तुम्हारे कहने पर। तलखी से निगाह फेरकर दूर लेटे अमर को देखा। वैसे अब तक क्या क्या रिपोर्टिंग कर चुके हो मेरे बारे में? हाशिम से मुलाकात ही नहीं हुई दोबारा, ना किसी और ने कुछ पूछा। अगर पूछेगा तो बता दूंगा। क्या इतना ही जितना आपके बारे में सारी जेल को मालूम है? झगड़े पड्डे वगैरह। वो लापरवाही से हंसा। और अगर मैं कहूँ कि मुझे इस केस में भी तुम्हारा साहब बॉस ने फंसाया है तो इनको बता दोगे? अहमर एकदम कोहनी के बल उठकर बैठा। हैरत और अचंभे से उसका चेहरा देखा। कारदार साहब ने? वो क्यों फंसाएंगे आपको? वो नहीं हाशिम। मैं ये नहीं कह रहा कि इसने ही ये दोनों कत्ल करवाए हैं, बस इतना कह रहा हूँ कि अगर वो चाहता तो आज मैं बाहर होता। अहमर कुछ देर सोचता रहा, फिर नफी में सिर हिलाया। नहीं फारिस भाई, जिन दिनों आप गिरफ्तार हुए थे मैं दिन रात कारदार साहब के साथ होता था। वो वाकई आपके लिए परेशान थे, मगर कुछ मेरी हिकमत अमली और कुछ उनकी अपनी सोच थी कि उन्होंने आपके ऊपर से हाथ खींच लिया। इलेक्शन जीतने के बाद तो वो मेरी मदद कर सकते थे ना। मेरा ख्याल है उनकी नज़र में आप कसूरवार थे। हाँ, मगर हाशिम ने तो आपके लिए बहुत भाग दौड़ की। मैं इन दिनों वहीं था। हाशिम ने बारहा आपको बेकसूर कहा, और इन दिनों वो ऑफिस जेल कचहरी के चक्कर लगा लगा कर थकान का शिकार लगता था, मगर उसने आपका साथ नहीं छोड़ा। ठीक है, आप उसको पसंद नहीं करते, मगर इसके बारे में इतना गलत मत सोचें। फारिस काफी देर खामोशी से छत को देखता रहा। शायद तुम दुरुस्त कह रहे हो। शुरू में इस पे शक था, मगर फिर इतने साल इस बारे में सोचा। हमारी जायदाद के झगड़े इतने बड़े नहीं थे कि वो मुझे अंदर करवाते, जबकि मैं उनसे कुछ मांग भी नहीं रहा था। दूसरा, उनकी मेरे भाई से बीवी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी। कोई भी चीज उनकी तरफ इशारा नहीं करती, मगर वो लहजे भर को ठहरा। अमर ध्यान से उसे सुन रहा था। मगर आखिरी फतवा दिल से लिया जाता है, और मेरा दिल हाशिम के लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकता। आपको इनके बारे में नहीं, यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। तो क्या करूं, जेल तोड़ दूं? वो खौफजदा हुआ। अच्छा, एक बात तो बताएं। मगर फारिस को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया है। फौरन करवट बदल ली। चुप करके सो जाओ, ज्यादा स्टेप्डी ना हो। इसके अंदाज पे अमर ने मुंह बनाया। और बुरे दिल के साथ वापस लेट गया। मेरे भी कुछ प्रेजेंट राइट्स हैं, और उनमें से सबसे पहली चीज़ साफ़ सुथरी फिज़ा का होना, हाइजीन वाली डाइट का होना। और थोड़ी देर बाद स्टेपनी फिर शुरू हो चुका था। मगर ये कत्ल की साजिश कहाँ से आ निकली? वो लोग तो थे मेरे ख़ानदान के ही। हाशिम के कमरे में सेंट्रल हीटिंग से काफ़ी गर्माइश थी। हुनैन चिप्स खाते हुए कंप्यूटर पर काम कर रही थी। सोफे पे पीछे को टेक लगाए सादी को नींद आने लगी, मगर हुनैन की आवाज़ ने जगा दिया। वो चौंक कर सीधा हुआ। आए इनकी फोटोज देखते हैं, वो दिलचस्पी से कहता। हाशिम के लैपटॉप पे फोल्डर्स खोले जा रही थी। सादी ने उसके हाथ पे हाथ मारा। बुरी बात है होना, किसी की जाती चीजें नहीं देखते। ओके, आप आंखें बंद कर लें। उसने पुरानी तस्वीरें खोल ली, हाशिम की स्टैनफोर्ड के दिनों की। तब भी वो ऐसा ही था, मगर जरा यंग। शहरीन भी उनमें थी, क्लास फेलो थी शायद, या जूनियर। ये आज कहाँ है? अपनी अम्मी के घर, हाशिम भाई ने बताया। सादी ने लबों पे मुट्ठी रखकर जमाई रोकी। उन्हें तेज तेज तस्वीरें आगे करती जा रही थी। फिर वो इससे भी बोर हो गए, वापस ड्रामा लगा लिया। दफतन हाशिम कमरे में दाखिल हुआ तो उन्होंने जट स्क्रीन पे असल काम वाली विंडो सामने कर ली। अलीशा का अभी तक कोई जवाब नहीं आया। अगवाकार का अकाउंट हैक करने में अभी कुछ और घंटे लगेंगे, इसने इत्तला दी। हाशिम ने बस सर हिलाया और अलमारी की तरफ आया। सादी यूं ही गर्दन मोड़कर उसे देखने लगा। अलमारी सादी की पुष्ट पे थी। हाशिम ने दरवाजा खोला तो खाने सामने आए। तीसरे खाने में एक डिजिटल लॉक वाला सेफ नस्ब था। हाशिम ने चंद डिजिट दबाकर सेफ का दरवाजा खोला। अंदर कागजात, चेक बुक्स, नोट, बहुत कुछ नजर आया। वो चीजें उलट पुलट कर कुछ ढूंढने लगा। सादी नींद में डूबी आंखों से उसे हमदर्दी से देखने लगा। उसने चेक बुक निकाली और कुछ पेपर्स। अंदर सेफ में हर चीज बिखर चुकी थी, और सादी वापस गर्दन मोड़ने ही लगा था कि निगाह में कुछ अटका, जैसे सियाह रात में कोई अंगारा नजर आए, मगर वो बिलाशुबा एक दहकता हुआ अंगारा था। सेफ की दीवार के साथ एक लिफाफे से कुछ झलक रहा था। एक तस्वीर की सफेद पुश्त, जिस पे सुर्ख और नीले नन्हे नन्हे अंगूठों के निशान थे, जैसे पेंट में डो कर लगाए गए हों। बस एक झलक दिखाई दी और हाशिम ने सेफ बंद कर दिया, पासवर्ड दबाकर लॉक किया और बाहर निकल गया। और सादी यूसुफ की सारी दुनिया वहीं ठहर गई। नींद खुल चुकी थी। वो सालों बाद अब जागा था, है ना? इसको अपनी आवाज़ कुएं से आती महसूस हुई। तुम्हें याद है जब मैं दादी की डेथ पे आया था पाकिस्तान, वारिस मामू की डेथ से 6 माह पहले शायद? तब मैं उनकी बेटियों की एक तस्वीर लाया था, जिसकी बैग पे पेंट में डबोकर उन दोनों के अंगूठों के निशानात जब्त किए थे। जी, वो मैंने वारिस मामू को दे दी थी, और उन्होंने उसे लैपटॉप की उल्टी तरफ कार्ड होल्डर में डाल दिया था, ताकि उनके पास रहे हर वक्त। हुनैन,
मसरूफ सी कीज दबाती कहे जा रही थी। उसको लगा सांस नहीं ले पाएगा। वो तस्वीर अब कहाँ है? क्या हो गया भाई? वो खटखट टाइप करती बोली, मामू के कत्ल उनका लैपटॉप ले गए थे। जब मामू का कत्ल हुआ तो उनके कातिल उनका लैपटॉप ले गए थे। अब तक उन्होंने वो सब तबाह भी कर दिया होगा, संभाल कर थोड़ी रखी होगी। सादी की मरी मेरी निगाहें बंद अलमारी पे मरकूज हुई। चेहरा सफेद पड़ रहा था। हाशिम और मेरे लिए कोशिश करे, नामुमकिन। कहीं माजी से फारिस की झुंझलाई हुई आवाज गूंजी। मुझे हाशिम पे शक है, इसी का हाथ होगा इसमें। हाशिम चाहता तो मैं बाहर होता। मैं बाहर इसलिए नहीं हूं क्योंकि इसने चाहा ही नहीं। मामू कह रहे थे उन्हें हाशिम भाई पे शक है। मामू को ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं फारिस की वजह से अपनी बीवी और बच्ची को वक्त नहीं दे पा रहा। हाशिम को मेरे अफेयर के बारे में पता चल गया है। देखो क्या किया उसने मेरे साथ। उसको लगा उसके हाथ कप आ रहे हैं। सर्दी बढ़ गई थी। वो बिल्कुल सुन सा बैठा था, पलके भी नहीं चपक रहा था। वो तस्वीर तुम्हें वाकई याद है होना कि मामू के लैपटॉप के कार्ड होल्डर में ही थी? जी, मगर आपको क्यों ख्याल आया अचानक? वो एकदम चक्करों से देखने लगी और संभल कर फीका सा मुस्कुराया। यूं ही तुम्हारा काम कहाँ तक पहुंचा और हो रहा है? वैसे ये बात आपको अजीब नहीं लगी कि नौशरवा भाई का अगवा इन्हीं दिनों में किया गया जब खावर यहाँ नहीं था? औरंगजेब अंकल ने बताया था मुझे कि खावर इनके ऑफिस और घर का कंप्यूटर जीनियस है। वैसे ये कारदार का कारोबार क्या है? ये कार्टेल को हेड करते हैं। कार्टेल क्या होता है? फजूल सवाल मत पूछो, तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है। वो एकदम चिढ़कर बोला। दिमाग इतना उलझा था कि हुनैन की बातें बेजार कर रही थी। उसने जवाब में जोर से हूँ कहकर रुख फेरा। मेरी तौबा, जो आपसे अब कुछ पूछूं या बताऊं? हाशिम के कदमों की आवाज आई तो वो जरा संभल कर बैठा। हाशिम अंदर आया, वही परेशान टेंस चेहरा लिए। सादी के पीछे आकर अलमारी खोली। सादी ने अब के गर्दन नहीं मोड़ी। सामने ड्रेसिंग मिरर लगा था। वो आईने में हाशिम को देखता रहा। इसने सेफ का कोड दबाया। 4 हिस्से सादी ने दबाव में फीड किए। सेफ खुला तो इसने कागजात वापस रखे और इसे बंद किया। फिर से कोड दबाया। सादी ने अब के पक्का याद कर लिया। वो इसकी तारीख पैदाइश थी। वो चला गया और सादी कितनी ही देर हुनैन के साथ खामोश बैठ रहा। इसका काम जारी था। वो भाई के चेहरे को देख भी नहीं रही थी। वो बस चुपचाप बैठा रहा। कितनी ही पुरानी बातें याद आई। अम्मी कहती थी हाशिम का वकील क्यों इनको हर दफा टाल देता है, क्यों वो कुछ ठोस नहीं कर रहा। वो हर बात अदालती निजाम पे रख देता। तब आंखों पे एतमाद की पट्टी बंदी थी, अब इसमें सुराख हो रहे थे। क्या पता हाशिम ने वो लैपटॉप फारिस के कातलों से हासिल कर लिया और वो तस्वीर रख ली हो, मगर इसने हमें क्यों नहीं बताया। क्या पता इसमें कुछ ऐसा हो जो फारिस के लिए नुकसानदेह हो, मगर इसने हमें क्यों नहीं बताया। हर तौजीह के आखिर में वो उलझ जाता। हाशिम ने कुछ सोचकर समझकर फैसला किया हो, शायद कुछ तो सोचा होगा। क्या पता ये कोई और तस्वीर हो उसकी अपनी बेटी की, मगर नहीं। उसकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। ये वही फोटो थी। मैं भी आई हुनैन एकदम उठी और बाहर चली गई। उसने कुछ नहीं पूछा, बस यूं ही चुप सा बैठा रहा। फिर एकदम चौंक कर सर उठाया। वो कमरे में अकेला था। गर्दन इधर उधर मोड़ी, फिर आस्ता से उठा और अलमारी की तरफ आया। उसकी तरबियत, उसका ईमान सब कह रहे थे किसी का लॉकर खोलना गुनाह है, मगर इसका दिल कह रहा था कि आखिरी फतवा मुझसे ले लो। मैं कहता हूँ ऐसा कर डालो तो कर डालो। और दिल से बहस का वक्त ही नहीं था। उसने जल्दी जल्दी कोट डाला और लॉकर खोला। तस्वीर वाला लिफाफा सामने था। सादी ने कपकपाते हाथों से फोटो निकाली और उल्टाई। अमल और नूर। इसके दिल को धक्का लगा। ये वही फोटो थी। हाशिम को बच्चे पसंद थे। वो बच्चियों की तस्वीरें तबाह नहीं कर सका था। वो जवाब तक बेयकीनी के आलम में था। एकदम से उसकी आंखों में सुर्खी उतरने लगी। लब बिछ गए। मुड़कर दरवाजे को देखा जिसके पार नीचे लाउन में हाशिम बैठा था। एक लम्हे को उसका दिल चाहा अभी जाकर उसको गर्दन से पकड़े और उससे पूछी कि इसने ऐसा क्यों किया उनके साथ। ऐसा इसका इस सब में हाथ था। फारिस ठीक कहता था क्योंकि फारिस उसको जानता था और साथ ही उसको बिल्कुल नहीं जानता था। मगर वो फारिस नहीं था। उसको गुस्से से काबू करना आता था। हाशिम का गिरेबान नहीं पकड़ना था, उसको कुछ और करना था। उसने वो लिफाफा निकाला। इसमें से मजीद कुछ तस्वीरें थीं। उनको देखते गया और हर बार पे एक दिल डूबता गया। वो इस रेस्टोरेंट में फायरिंग के बाद के फौरन बाद की थी। खून में लथपथ जुमर। अभी लोग इकट्ठे होना शुरू नहीं हुए थे और वो ऊपर से ली गई। ऊपर होटल के कमरे की खिड़की से सादी की आंखों से नींद अब तक बिल्कुल गायब हो चुकी थी। वो साकित सांस रोके एक एक के बाद एक तस्वीर देख रहा था। इसने सुना था कि पेशावर कातिल अपने शिकार अपनी महारत की तस्वीर अपने पास रखकर संभाल कर रखते हैं और फख्र से अपना बेऐब काम देखा करते हैं। मगर उसे यकीन आ जाया था। लिफाफे की आखिरी चीज एक फ्लैश ड्राइव थी। सादी ने उसे उलट पलट कर देखा। इस पे कोई टैग नहीं लगा था। बाहर निकलकर हुनैन ने रेलिंग के ऊपर से झांका। हाशिम नीचे सोफे बैठा था। उंगलियों से पेशानी मसल रहा था। सर उठाया तो हुनैन ने इशारा किया। जवाहरात मुसलसल कुछ बोल रही थी। औरंगजेब फोन पे बात कर रहे थे। हाशिम उसके इशारा करने पर उठकर ऊपर आया। जिस वक्त सादी लॉकर का पासवर्ड दबा रहा था वो दोनों बंद दरवाजे के आगे खड़े थे। नौशेरवा भाई का कमरा कौन सा है? मुझे चेक करना है कि इनका कंप्यूटर हैक तो नहीं किया गया। लैपटॉप तो वो साथ लेकर गया था, मगर वो ज्यादा डेस्कटॉप इस्तेमाल करता था। हाशिम साथ वाले कमरे में दाखिल हुआ तो वो पीछे आई। इसने बत्ती जलाई और कंप्यूटर टेबल की तरफ इशारा किया। सादी दीवार के पार
लॉकर में से तस्वीरें निकाल कर देख रहा था। देख लो जो देखना है, तकान से इशारा किया। वो फौरन आगे जाकर कुर्सी पर बैठी। उसे ऑन किया। आखिरी दफ़ा आपकी बात कब हुई थी उनसे? अगवा से पहले। अगवा से शायद 6-7 घंटे पहले बात हुई थी। वो सियोल में था और शॉपिंग कर रहा था। खुश था। वो उदासी से मुस्कुराया। अच्छा, इस कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है? पता नहीं। हाशिम ने शाने उचकाए। थका थका सा वो सोफे पे गिर सा गया। दरवाजा पूरा खुला था। नीचे से जवाहरात के बोलने की आवाज़ हनूज आ रही थी। ओके, जो भी हो उड़ा देती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर पे पासवर्ड नहीं था, सो इसने आसानी से कंप्यूटर खोल लिया। अब वो खामोशी से कीज दबाती काम करने लगी। क्या आप लोग पैसे दे रहे हैं? मेरा मतलब है अभी आपने अपने लॉकर से कुछ निकाल रहे थे। डैड दे रहे हैं। पैसे शुरू से बढ़कर नहीं है। वो बंद आंखों को मसल रहा था। आप किसी और से रब्ता करने की कोशिश तो करें। क्या मालूम वो आपके कंप्यूटर्स और फ़ोन टैप ना कर रहे हो। ये सिर्फ एक खुली धमकी हो। आपके तो इतने कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं अपने भाई की ज़िंदगी पे रिस्क नहीं लूँगा। एक दफ़ा वो वापस आ जाए फिर मैं इन लोगों को देख लूँगा। आप लकी हैं, आपको अपने भाई को बचाने का मौका मिल गया है। काश हमें भी मिलता। मामू को बचाने का तो हम भी हर रकम देते थे। वो टाइप करती कह रही थी। दूसरी जनाब खामोशी रही तो हुनैन ने गर्दन मोड़कर देखा। वो सोफे बैठा उसे देख रहा था। आंखों में इतनी बेबसी और कब था कि हुना के दिल को कुछ हुआ। सॉरी, मेरा मतलब आपको दुखी करना नहीं था। मगर हाशिम ने आहिस्ती से नफ़ी में सर हिलाया। आई एम सॉरी बच्चे, मुझे हर उस चीज़ के लिए जिसने तुम्हें दुख दिया हो। वो एकदम बहुत डिस्टर्ब नजर आने लगा। अलीशा के मामले में मैंने गलत तरीके से हैंडल किया, फिर अभी भी मैं तुम पे गुस्सा कर गया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा। आंखें बंद की, उंगलियों से पेशानी मसलता रहा। हुनैन हाथ रोककर उसे देखने लगी। मैंने जो भी किया परेशानी में किया। मैं अपसेट हूँ। मेरा भाई मुझे बहुत अजीज है। मैं बहुत अपसेट हूँ। अब वो फिर से आंखें बंद करके मसल रहा था। हुनैन दम साधे उसे देख रही थी। फिर हाशिम ने आंखें खोली, बहुत उम्मीद बेबसी से, और आज से उसे देखा। अगर खबर होता तो मैं कभी एक छोटी बच्ची से दरखास्त ना कर रहा होता, मगर इस वक्त बिल्कुल मफलूज हूँ हुनैन। मदम थकी आवाज में वो कहता गया। वो सांस रोके सुनी गई। तुम कुछ भी करो, बस मेरे भाई को अजियत देने वालों का पता कर दो मुझे। कर दोगी ना? इसने हाशिम को पहली दफा इतना कमजोर देखा था। उसने शायद हाशिम को देखा भी पहली बार था इसी तरह, इस नजर से। और ये वो लम्हा था जब हाशिम के लिए हुनैन जुल्फ़िकार यूसुफ खान का दिल पलट गया था। और ये वो लम्हा था जब मुतसिल कमरे में खड़े लॉकर में से तस्वीरें निकाल कर देखते सादी जुल्फ़िकार यूसुफ खान का जहन हाशिम के लिए भी पलट गया था। उन दोनों के एहसासात से बेखबर हाशिम अपनी कमजोरी, अपने भाई को किसी दूसरे के हाथ पाकर खुद को बेबस महसूस करते हुए शेरू के कमरे के काउच पे निडाल बैठा था। हुनैन ने आहिस्तेगी से रुख फेर लिया। इसके अपने हाथ जरा से कपकपाए थे। फिर इसने कुछ पेपर्स प्रिंट किए, कंप्यूटर ऑफ किया और सोफे की तरफ घूमी। आप परेशान मत हो, वो अलीशा नहीं है। अलीशा ऐसा कर भी नहीं सकती थी कभी। वो एक कमज़ोर लड़की है। मैं ये भी नहीं चाहती कि आप मुझसे एक्सक्यूज़ करें। आप बड़े हैं, आपने वही किया जो आपको ठीक लगा, मगर एक दफ़ा आपको अलीशा के बारे में सोचना चाहिए। उसको पैसे देने से आपकी दौलत कम ना होती, जैसे अखवाकारों को देने से कम नहीं होगी। मद्दम सा कहकर वो बाहर निकल आई। हाशिम ने मालूम नहीं सुना भी था या नहीं। वो वापस कमरे में दाखिल हुई तो सादी ने चौंक सर उठाया। वो हाशिम का लॉकर खोले खड़ा था। हुनैन को पहले तो झटका लगा, फिर गड़बड़ाकर जल्दी से दरवाजा बंद करती करीब आई। ये आप क्या कर रहे हैं? ये फ्लैश चाहिए थी मुझे। जल्दी से वो लिफाफा जिसमें वो तस्वीर डाल चुका था वापस रखा, लाकर बंद किया और उसकी तरफ घूमा। मुझे उसको कॉपी करना है। मत पूछो ये क्या है, बस मेरे ऑफिस की चीज़ है। मुझे पता है ये गलत है, मगर तुम्हारे पास कोई डिवाइस है जिस पे मैं ये कॉपी कर सकूं? मैंने सर झटका। उस एक पुरफसूल लम्हे का असर जाहिल किया और एक गहरी सांस लेकर मशकूक नजरों से भाई को देखती आगे आई। हाशिम की स्टडी टेबल की दरवाज़ खुली। इधर उधर हाथ मरा और वापस मुड़ी तो हाथ में USB थी। क्या याद करेंगे? इस सखी से पाला पड़ा है, कॉपी कर लें। कुछ दिन बाद आकर चुपचाप से रख देना। आम हालात में इस चोरी पर डांट देने वाले सादी ने चुपचाप उसे लैपटॉप में लगाया। उसमें उनके कार्टेल के कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरे प्रोजेक्ट के लिए फ़ायदेमंद हैं। कार्टेल क्या होता है? वो चिप्स उठाने कर खाने लगी थी, रुकी, फिर सर झटका। खैर नहीं बताना बिल्कुल भी। आप मुझे कुछ ना बताया करें। मैं भी नहीं बताऊंगी आपको कुछ। सर ना खाओ मेरा। बाहर जाकर मिसेस कारदार के पास बैठो। वो इस फ्लैश को कॉपी कर रहा था। जैसे काम खत्म हो उसने असली फ्लैश निकाली और उठकर वापस लॉकर में रख दिया। जब पलटा तो वो हनूस बैठी थी, चिप्स उठाकर मुंह में रखती हुई। तुम जाओ भी, अच्छा नहीं लगता। जब से आए हैं उनको एक लफ्ज़ तसल्ली का नहीं बोला। ओके। वो मशकूक नजरों से उसे देखती उठी और बाहर आ गई। हाशिम अब सीढ़ियाँ उतर रहा था। हुनैन ने दरवाज़ा बंद किया और उसके साथ नीचे उतर आई। जवाहरात और औरंगजेब मुखालिफ सोफों पे फिक्रमंद से बैठे थे। पूरी रात की ज़हनी अज़त ने थका दिया था। डोंट वरी अंकल, एक दफ़ा नौशेरवा भाई बखैरियत घर पहुंच जाएं तो मैं रकम को ट्रेस कर लूँगी। जवाहरात ने तेज़ नज़रों से उसे घूरा। और क्या इसमें उस लड़की का हाथ है? नहीं, उसके हाथ इतने लंबे नहीं हैं। उसने शाने उचका दिए, फिर करीब से गुजरती मेरी एनजीओ को रोका। सुनो, तुम्हारे फिश फिंगर्स तैयार नहीं हुए अभी तक? बस मैं ला रही थी। वैसे आजकल
मैं एक कोरियन ड्रामा देख रही हूँ 49 डेज। इसका फिलिपाइन वर्जन भी अनकरीब बनने वाला है। कि तुम्हारे मुल्क में भी केक कल्चर मशहूर है? बहुत ज़्यादा। मैरी ने उसको देखा, फिर सुलगती नज़रों से खुद को घूरती जवाहरात को और जल्दी से वहाँ से खिसक ली। अंदर बैठा सादी अब हाशिम के लैपटॉप को खंगाल रहा था। कुछ तो मिलेगा, सरसरी सा एक एक फाइल खोलता। वो मायूस होने लगा था जब बिलाखिर चंद डॉक्यूमेंट्स मिले जिनके नाम नहीं थे, सिर्फ नंबर्स थे और वो लॉक थे। उन्हीं में कुछ था। उसने उनको कॉपी करने की कोशिश की मगर ये नामुमकिन था। अब क्या करे? और तभी अगवाकारों का अगला पैगाम आ गया। पैगाम पढ़कर सादी तेजी से बाहर रेलिंग पे आया। नीचे सब बैठे थे। हुनैन भी टांग पे टांग रख के पाँव हिलाती मोबाइल पे बटन दबा रही थी। उन लोगों का नया पैगाम आया है। ऐसे मिल गए हैं, नौशेरवा 4 से 5 घंटे तक पहुंच जाएगा मगर इसके पहुंचने तक वो नहीं चाहते कि हम किसी को खबर करें। वो लैपटॉप लिए नीचे उतरते हुए बता रहा था। फ्लैश जेब में थी और चेहरे पे गहरी संजीदगी थी। ज़हन अभी तक उलझा था। सब खामोश रहे। सादी खाना के साथ आकर बैठ गया। वो लैपटॉप घुटनों पे रखे फिर से काम करने लगी। चूंकि स्क्रीन हुनैन की अपनी तरफ थी तो कानों में एयरफोन्स लगा दिए और ड्रामे की किस्त चला दी। और शेरों के आने तक वो लोग बहुत दूर जा चुके होंगे। औरंगजेब बेबसी बड़े गुस्से से बड़बड़ाए। जवाब में जवाहरात और हाशिम एक साथ बोलने लगे। सादी ने हाशिम को देखा तो दिल नरम पड़ने लगा। वो इतना परेशान, इतना टूटा हुआ लग रहा था और वो उसके बारे में क्या सोच रहा था। कैसे उसके लॉकर से कुछ आकर ले आया था, कैसे कर दिया उसने ये सब। तभी स्क्रीन पे नजर पड़ी। अभी तो तुम कोई ड्रामा देख रही थी? सादी ने हल्की से सरगोशी की। हुनैन ने एक लम्हे को गड़बड़ाई। वो ये भी मेरा फेवरेट है, यूं ही दोबारा देख रही हूँ। वो खामोश रहा। उलझी हुई निगाह स्क्रीन पे रही जहाँ हुनैन मनाजिर आगे करके देख रही थी। हाशिम भाई। कोई घंटे बाद सादी ने उसे पुकारा। वो जो दरमियान में उठकर बाहर चला गया था शुरू के आने की तैयारी वगैरह, एयरपोर्ट्स, फ्लाइट्स, टाइमिंग चेक करने। अब आकर बैठा था। जरा चौंक कर उसे देखा। हाँ बोलो। वारिस मामू का वकील कह रहा था कि हमें अगर वारिस मामू की फाइल्स मिल जाएं तो हमें किसी न किसी तरह उनसे असल कातिलों तक पहुंच सकते हैं। हाशिम अभी तक शदीद परेशानी का शिकार था। उसने जरा से शाने उचकाए। मुश्किल है, अब कहाँ मिलेंगी इसकी फाइल्स? इतना अरसा गुजर गया, तुम कोशिश कर लो मगर मुश्किल लगता है। समझ रहे हो ना? जी बिल्कुल समझ रहा हूँ। अब जरा सा आसपास में सर हिलाया। हाथ से ना महसूस अंदाज में जीन्स की जेब को छुआ जहाँ फ्लैश मौजूद थी। हाशिम मोबाइल देखने लगा और सादी गाहे बगाहे एक संजीदा नजर उसके चेहरे पे डाल लेता। बार बार वो दिल में हाशिम की तरफ सफाई पेश करता था। वो सारी सफाइयां दम तोड़ने लगी। रात की तारीकी में उसके एतमाद का खून भी आहिस्ता आहिस्ता रिसने लगा और रस रस कर बिला आखिर इसने एतमाद के लाशे को अदमुआ कर दिया। इसके अपने घर का सफाया दिन को कैसे हो पाया, वो जो शब भर शहर की खुद निगरानी करता रहता है। सुबह सूरज निकलने और हर सू रोशनी फैलने तक वो लोग वहीं लाउंज में बैठे रहे। नाश्ते की ट्रॉलीज अब मैरी और फ्योना लेकर जा रही थी जब बैरूनी दरवाजे पे हलचल मची। हाशिम शेरू को एयरपोर्ट से लेकर आ गया था। जवाहरात और औरंगजेब तेजी से उसकी तरफ लपके। सादी हुनूस खामोश सोच में डूबा हुआ था और हुनैन वो जूस के घूंट घूंट पीती तीखी नजरों से दोनों माँ बाप को अपने बेटे को गले लगाते देख रही थी। वो वाकई थका हारा लग रहा था। माथे के जख्म पे बैंडेज लगा था। आंखें रोई रोई थी। जबरदस्ती मुस्कुराता माँ से गले लगकर अलग हुआ तो इन दोनों बहन भाई को बैठे देखकर चौंका। फिर फौरन हाशिम की तरफ देखा। हुनैन कंप्यूटर में अच्छी है, हम इन लोगों को ट्रेस करने के लिए उसकी खिदमत ले रहे थे। इसने वजाहत दी। तो क्या आपने पैसे वापस हासिल कर लिए? वो हैरत से पूछता। सोफे में बैठा औरंगजेब एक तरफ और जवाहरात दूसरी तरफ बार बार नम आंखों उसको पूछती। औरंगजेब गो के अपने तासरात को सख्त तक कर ही बैठे थे मगर अंदर से वो नरम पड़ चुके थे। नहीं। हाशिम मुस्कुराते हुए बिलाखिर वो वापस आते एतमाद के साथ सोफे सामने वाले सोफे पे बैठा। हम तुम्हारे आने से पहले इनका ताक़ुब करके तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते थे मगर हुनैन कह रही है कि वो इन लोगों को ट्रेस कर सकती। तो क्या इन दोनों को कॉल करने पर इन्होंने मुझे ये जख्म दिया? बिगड़ कर कहते इसने अपने पेशानी के जख्म की जानिब इशारा किया। उसे सादी का यहाँ होना सख्त नागवार गुजर रहा था। जवाहरात ने इसका हाथ अपने हाथों में दबाया। हाशिम ने तो बस यूं ही उनको बुला लिया। साथ ही जताती नजर हुनैन पे डाली और फिर शेरू के माथे पे बाल हटाकर बैंडेज ठीक करने लगी। वो एकदम बहुत खफा नजर आने लगा था। आप लोगों ने मुझे बचाने में इतनी देर क्यों लगाई? जानते हैं मेरा क्या हाल था उधर? कितना खौफ मैंने महसूस किया। क्या पैसे मुझसे ज्यादा अहम थे? ऐसे नहीं है शेरू। औरंगजेब ने भोले से उसके कंधे पे हाथ रखा मगर उसने कंधा चटक दिया। हुनैन ने जूस का गिलास रखा और खनकारी। आपने उनकी शक्लें तो देखी होंगी नौशेरवा भाई। हाँ चलें, ये अच्छा हुआ क्योंकि वैसे इन लोगों को ट्रेस करना मुश्किल है। असल में मेरी कोरिया के एक पुलिस चीफ से बात हुई है। सादी ने चौंक कर हुना को देखा जो पूरे एतमाद से नौशेरवा को देखती कह रही थी। उनको 2 लोगों पे शक है। ये दोनों नामवर मुजरिम हैं और दोनों कल रात अमेरिका मुंतकिल हो गए हैं। अफसोस कि अब ना हम उनसे रकम वापस ले सकते हैं ना ही उनको पकड़ सकते हैं। आप बस उन दोनों की तस्वीरें देखकर कंफर्म कर दें कि आपको पकड़ने वाले गिरोह का सरगना कौन था। हैरान मत हो हाशिम भाई, मुझसे ज्यादा कोरियन लोगों को कौन जानता है।
इसने 2 प्रिंट आउट सामने किए, 2 कोरियन मर्दों के क्लोजअप के सामने आए। हाशिम बेचैनी से आगे हुआ, मुझे बताए बगैर तुम कैसे किसी से बात कर सकती हो? अगर वो शेरू को नुकसान पहुंचाती तो? दादी ने एक चुपती हुई नजर हाशिम पर डाली मगर बोला कुछ नहीं। क्या सिर्फ शेरू की जान अहम थी और अमल और नूर के लिए कोई अहम नहीं था? बताती हूँ, पहले शेरू भाई कंफर्म तो कर दें कि उनमें से कौन था वो। नौशेरवा ने बारी बारी दोनों के चेहरे देखे, फिर दाएं वाले पे ठहरा, आंखें सुकड़ी। यही था, बिल्कुल यही था, श्योर। उन्होंने गौर से इसकी आंखों में देखा, 100%। मगर अब ये कहाँ होगा? उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे कंधों से कोई बोझ उतर गया हो, फिर मुस्कुराई शरारत से, मासूमियत से। ये आजकल अमेरिका में फिल्म की शूटिंग के लिए। ओ सॉरी शेरू भाई, मगर ये ली मिन हू है, कोरिया का दूसरा बड़ा एक्टर। ये पहली तस्वीर इसकी प्लास्टिक सर्जरी से पहले की है, दूसरी सर्जरी के बाद की। कमरे में एकदम खामोशी छा गई, किसी को इसकी बात समझ में नहीं आई। नौशेरवा का रंग सफेद पड़ने लगा। नौशेरवा भाई, आप खुद बताएंगे या मैं बताऊं कि अपने आप को आपने खुद ही अगवा किया था और वो तावान की रकम वो भी आपके ही अकाउंट में है? जवाहरात का शेरू का गंदा मसलता हाथ रुक गया। औरंगजेब बेख्तियार आगे को हुए। हाशिम बिल्कुल साकित सा बैठ गया। क्या बकवास है, शेरू हकलाए। बेयकीनी सी बेयकीनी थी। को बेवकूफ नहीं बना सकता, इसलिए मैंने अपने शक की तस्दीक का इंतजार किया, जो कि अब हो गया। तस्वीरें लहराई। ये मत कहिएगा कि सारे कोरियन एक से लगते हैं। तो आपने गलत बंदे की तस्वीर की तस्दीक कर दी। कोरियन भी इतने ही मुख्तलिफ होते हैं जितने के हम। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें खुद भी इल्म है? जवाहरात दांत पीसती और राई। सादी बिल्कुल चुप बैठा था। मुझे ही तो इल्म है मिसेस कारदार, शेरू भाई कभी भी अच्छे क्रिमिनल नहीं बन सकते क्योंकि उन्होंने चंद गलतियां कर दी। जो पहली वीडियो भेजी थी तावान की रकम के लिए और दूसरी जिसमें माथे पे जख्म था, दोनों में इनका रोना मुझे सॉरी मगर अदाकारी लगता था। और मैं इतने मुल्कों और कल्चर्स के ड्रामे देख चुकी हूँ कि अदाकारी को मुझसे बेहतर जज नहीं कर सकते आप लोग। सो मैंने वीडियोस की तारीख चेक की, वो दोनों 3 दिन पुरानी थी, जख्म वाली भी। शेरू भाई को अंदाजा था कि हाशिम भाई अपने जानने वालों को फोन जरूर करेंगे, इसलिए उन्होंने 2 वीडियोस तैयार कर ली। अगवा से चंद घंटे पहले अगर उनको हाशिम भाई से बात हुई थी तो ये वीडियोस तो इससे पहले की थी, सो जाहिर है कि जाली थी। मगर आपको ये वीडियोस कोरिया में तैयार करनी चाहिए थी, क्योंकि एक और प्रिंट शुदा सफा लहरा है जिसमें शेरू की वीडियो का स्टिल इमेज था। ये जो आपके पीछे दीवार ये स्विच नजर आ रहा है, ये आम पाकिस्तानी स्विच जैसा है, जबकि कोरिया में स्विच खोखले होते हैं, अंडे के आधे छिलके की तरह। प्लग इनके अंदर डाला जाता है, ये कोरियन स्विच नहीं है। और वीडियो का एक और स्टिल इमेज मुस्कुराते हुए सामने लाई। छत पे कोई फायर अलार्म नहीं है, जबकि कोरियन घरों में छत पे फायर अलार्म जरूर होता है। आपने लकड़ी का फर्श, स्लाइडिंग डोर, हर चीज परफेक्ट रखी, मगर 111 कोरियन ड्रामे और फिल्में देखना कोई मजाक नहीं है। सो मैंने आपके कंप्यूटर की हिस्ट्री चेक की। एक और कागज उनके सामने मेज पे रखा। अब वो खड़े खड़े बाकी कागज हाथ में पकड़े बोल रही थी और सब उसको सुन रहे थे हक्का बक्का। पिछले हफ्ते में ये वो तमाम वेबसाइट्स हैं जो आपने खोली अपनी फेक अगवा करने के तरीके वगैरह वगैरह, और आपने फेक किडनैप वाले बहुत से अमेरिकी ड्रामे और फिल्में भी देखी, क्योंकि आजकल ये अमीर माँ बाप के बिगड़े बच्चे का खुद को अगवा कर लेना हर दूसरे अमेरिकी ड्रामे में हो रहा होता है। ये रहे इन तमाम ड्रामा और फिल्मों की लिस्ट जो आपने डाउनलोड कर रखे थे। ओ हाँ, और वो अपना कान काट कर भेजने वाला आइडिया वो स्कैंडल से था ना, इसमें डोयल की बेटी ने तो वाकई अपना कान भेज दिया था, मगर मुझे मालूम था इसकी नौबत नहीं आएगी। मगर आपने सिर्फ वो किस देखी थी? मुझे तो वो एक मॉन्स्टर भी अपनी औलाद से मोहब्बत करता है वाला डायलॉग भी याद था। नौशेरवा धुआं धुआं होते चेहरे के साथ बैठा था, जैसे कुछ डस गया हो उसे। औरंगजेब के लब भिज चुके थे, कनपटी की नसें उभर आईं, सुर्ख होती आंखों से उसे देखा। हाशिम अभी तक सुनता। ऐसा कुछ नहीं है, झूठ बोलना बंद करो। मेरे ही घर में तुम मेरे बेटे के बारे में क्या बोली जा रही हो? जवाहरात गुस्से से कांपती आवाज में बोलने लगी। अगर ऐसा कुछ था तुम उस वक्त बताती। अगर मैं ये सब आप लोगों को तब बता देती तो आप फौरन शेरू भाई को फोन करके कन्फ्रंट करना शुरू कर देते और ये वापस ही ना आते। और मुमकिन था कि मैं ही गलत होती तो मुझे तस्दीक तो करनी थी ना, क्यों भाई? महसूस होने वाले अंदाज में आंखें घुमाकर सादी को देखा। वो हर शय से बेनियाज चुपचाप बैठा था, उसे कुछ भी मजीद हैरान नहीं कर सकता था। बाकी सब भी खामोश थे। हाशिम बिल्कुल शल, औरंगजेब जब्त किए हुए और जवाहरात बेचैन, कभी इधर देखती कभी उधर। नौशेरवा का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था, मगर वो शौक से निकल आया था। बदिक्कत खड़े होते उसने चलाने की सही की। मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे इतना घटिया इल्जाम लगाने की? तमीज से बात करो मेरी बहन से। सादी एकदम तेजी से उठा, सुलगती नजरों से शेरू को देखा और फिर हना को। चलो। अभी से क्यों? अभी तो शेरू भाई की क्लास शुरू होनी थी। उन्होंने ने मुंह बनाया, मगर सादी दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। सो इसने शाने उचकाए। नौशेरवा को मुस्कुराकर देखते बाल झटके और सादी के पीछे हो ली।
आप लोग चुप क्यों बैठे हैं? इस पागल को किसी ने टोका क्यों नहीं? मैं इतनी तकलीफ से गुजर कर आ रहा हूँ। और निकलते हुए इसने नौशरवा को भप्पर कर चिल्लाते सुना, मगर किसी और की आवाज नहीं आई। सब खामोश थे। बरामदे में आकर सादी नीचे चला गया ताकि कार उधर ले आए। हुनैन सतून के साथ खड़ी हो गई। बाहर सुबह ताज़ा दम सी उतर रही थी। हवा ठंडी थी और धुंध भी फैली थी। हुनैन ने कोट की हुड सर पे गिरा दी। तभी अक्ल में दरवाजा खुला। वो चौंक मुड़ी। एक लम्हे को दिल धड़का कि कहीं शेरू वाकई मुंह नोचने ना आ गया हो। मगर हाशिम आहिस्ता से दरवाजा बंद करता बाहर आया। उसने स्वेटर तक नहीं पहना था। बाहर आने के बावजूद उसको सर्दी नहीं लग रही थी। चेहरा सफेद और थकान जाता था। थैंक यू बेटा, तुम दोनों का, कि तुम लोग पूरी रात हमारे साथ रहे। वो किस दिक्कत से बोल रहा था, हुनैन को अंदाजा था। उसके दिल को कुछ हुआ। कोई बात नहीं हाशिम भाई। शेरू से आंखें घुमा घुमा कर बात करती वो कोई और थी, और ये कोई और थी जो इतनी नरम थी। मुझे बताओ किस तरह तुम्हारे इस फेवर का बदला दे सकता हूँ? कोई चीज, कोई काम, कुछ चाहिए तुम्हें? अपने गिर्द बाजू लपेटे हुड सर पे गिराए हुनैन ने नरमी से मुस्कुराते नफी में सर हिलाए। नहीं, कुछ भी नहीं। मैं अपने सारे मसले खुद हल कर सकती हूँ, या अपने भाई को कह देती हूँ। कभी कभी इंसान अपने भाई को भी एतमाद में नहीं लेता। मुझे आज अंदाजा हुआ, अगर कोई भी ऐसा मसला हो जो तुम सादी को ना बताना चाहो तो मुझे कॉल कर लेना। जैसे तुम लोग मेरी एक कॉल पे आए हो, मैं भी आऊंगा। ओके? धुंध आलूद सुबह में फिर से वही फसू छाने लगा। दूर कहीं किसी ने मौसीकी की ताल छिड़ी। बदिक्कत वो हाशिम पे निगाहें जमाए मुस्कुरा पाई। ओके, लेकिन अगर मेरे कॉल करने पे आपने पूछा कि कौन हुनैन, तो ऐसा नहीं होगा। फिर वो ठहरा। सुनो, अलीशा से कहना मुझे कॉल कर ले, मैं इसकी फीस की रकम उससे भिजवा दूंगा। वो एकदम चौंकी। आप उसकी फीस भरेंगे? खुशी से इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझती हो। सते हुए चेहरे से वो मुस्कुराया। सादी हौरन दे रहा था। वो हाशिम को खुदाफिज कहकर नीचे उतर आई। जीना उतर के फ्रंट सीट पे बैठी अपनी परफॉर्मेंस याद करके खुद ही हंसी। क्या आपने देखा मैं किस तरह बोली? थोड़ा सा दिल धड़का था मेरा, हाथ भी कांपने लगे थे, मगर जब मैं बोली तो वाह, बिल्कुल हीरोइन लग रही थी मैं। और पता है हाशिम भाई कह रहे हैं कि मैं अलीशा की फीस। सादी खामोशी से ड्राइव करता कार आगे ले गया। हाशिम बरामदे में खड़ा उन्हें देखता रहा। सख्त सर्दी और धुंध में यहाँ तक कि कार दूर चली गई। फिर वो वापस अंदर आया। क्या ये सब कुछ सच था? तुमने अपने बाप को बेवकूफ बनाया? तुम? औरंगजेब खड़े चिल्ला रहे थे। जवाहरात हनूस परेशान थी, मुस्तरिब बैठी थी और नौशिरवन के मुकाबले खड़ा था। आप लोगों को इस पागल लड़की की बात पे एतबार है? वो और सादी, ये लोग हमेशा घर में फसाद करते हैं मेरे। वो सादी तो हाशिम भाई, आपने उसको 2 थप्पड़ क्यों नहीं लगाए जब वो ये सारी बकवास कर रही थी? हाशिम को आते देखकर वो तहस से चीखा। खामोश। हाशिम कदम कदम चलता उसके करीब आया, उसके मुकाबले खड़ा हुआ, अंदर तक उतरती निगाहों से उसका चेहरा तकता रहा और फिर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पे मारा। नौशेरवा लड़खड़ा के पीछे हुआ, हैरत से गंग। इसने अपने सुर्ख गाल पे हाथ रखा। काश मैं तुम्हारा नहीं सादी का भाई होता। न गुस्सा ना नाराजी, सिर्फ दुख से एक एक खुरफ अदा किया। पैर से मेज को ठोकर मारी। हुनैन के प्रिंट करदा कागजात बिखर कर जमीन पे गिर गए और आगे बढ़ गया। नौशेरवा गाल पे हाथ रखे बेयकीनी से इसको सीढ़ियों पे ऊपर जाते देखने लगा। फिर रुख मोड़ा। औरंगजेब सुर्ख चेहरा लिए उसे घूर रहा था। हाँ, किया है मैंने ये सब। गाल से हाथ हटाकर वो गुस्से से चिल्लाया। ये सब आपकी वजह से हुआ है। ऐसे हाथ रुककर पैसे देते हैं मुझे जैसे मैं सौतेली औलाद हूँ। हाँ, आपका भी दिल चाहता है कि मेरी जगह ये दरवाजे की तरफ इशारा किया जहां से हुनैन निकल पड़ती। ये लड़की आपकी बेटी होती। उन्हीं लोगों की बातों पे ज्यादा यकीन है ना आपको? ये शादी ज्यादा पसंद है ना आप तीनों को? लाल भब्बू का होता बोलता वो 2 कदम पीछे हटा। आंखों में आंसू आ गए। दफा हो जाओ मेरे सामने से। वो भी तेज से चिल्लाए थे। हाशिम ने गोया कान बंद किए ऊपर अपने कमरे में कदम रखा और दरवाजा बंद कर लिया। शेरू ने बेबसी से उसके बंद दरवाजे को देखा। आंसू बहना तेज हो गए। वो मुड़ा और कफ से आंखें रगड़ता सीढ़ियां चढ़ता गया। अपने कमरे में आकर दरवाजा धाड़ से बंद करके वो कंप्यूटर टेबल के सामने आया तो स्क्रीन को देखकर रुका। बंद स्क्रीन पे स्टिकी नोट चिपका था जिसपे उन्होंने लिखा था, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। गेम ओवर शेरू भाई। साथ में जबान चढ़ाती स्माइली भी थी। इसने नोट झपट कर मुट्ठी में मरोड़ा। कफ से दोबारा आंखें रगड़ी। अब इनमें खून उतर रहा था। इतना लंबा ड्रामा और सब बर्बाद गया था। आज फिर उसी सादी ने अपनी बहन के जरिए मेरे घर में फंसा डाला। मैं कसम खाता हूँ एक दिन मैं सादी यूसुफ को अपने हाथों से गोली मारूंगा। और 1.5 साल गुजर जाने के बाद भी नौशिरवा को अपनी कसम याद थी। बाहर औरंगजेब जवाहरात पे चिल्ला रहे थे। एक लफ्ज भी इसकी हिमायत में बोला तो मैं समझूंगा तुम भी इसमें इसके साथ मिली हो। अपने बेटे से कहो सुबह 10 बजे तक मेरी सारी रकम मेरे अकाउंट में वापस पहुंचा दे, वरना। बाहर सूरज की किरणों ने धुंध में से रास्ता बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ से दूर इस छोटे बागीचे वाले घर में हुनैन सोने जा चुकी थी और सादी अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पे वो फ्लैश लगाकर देख रहा था। इसमें वही तस्वीर थी जिनकी प्रिंटशुदा शक्ल वो ला कर देख चुका था।
और 2 ऑडियो फाइल्स थीं। एक में फारिस कह रहा था कि अब जुमर होटल के बजाय रेस्टोरेंट आए। दूसरी ऑडियो तवील थी। सादी ने भी लिखी। पहली दफ़ा सुना तो वो सुन रह गया। जुमर ठीक कह रही थी। फारिस ने उसे वाकई ये सब कहा था। तो क्या हाशिम की तरह फारिस भी इससे झूठ बोलता आया था? दूसरी दफ़ा इसे सुना तो मजीद सदमा लगा। फारिस ये सब कैसे और क्यों? तीसरी दफ़ा सुना तो बेयकीनी घबराहट में बदलने लगी। क्या इसके घर सब झूठ बोलने वाले मौजूद थे? फिर सच्चा कौन था? चौथी दफ़ा पे कोई अजीब सा एहसास होने लगा। कुछ गलत था। चंद अल्फाज फारिस इस तरह नहीं बोलता था। वो बार बार ऑडियो दोहराने लगा। इतनी दफ़ा कि उसे गिनती भूल गई। चेहरे पे बस एक चौंक जाने का एहसास नजर आ रहा था। वो फारिस नहीं था। वो बहुत गौर करने पे इसे एहसास हुआ था। लहजे में हल्का सा फर्क था। पहली दफ़ा सुनने में इसे वो भी फारिस लगा था। और जुमर, वो चौंका। जुमर ने तो ऑडियो बस एक ही दफ़ा सुनी थी। ओह, 2.5 साल बिखरे टुकड़े अब पजल में जुड़ने लगे थे और जो शक्ल सामने आ रही थी वो बहुत भयानक थी। वो हाशिम की शक्ल थी। आज दोपहर के सूरज ने धुंध को बहुत हल्का कर दिया था। रोशनदान से रोशनी झलक कर कमरे के वस्त में रखी मेज पे गिर रही थी, जिसके एक तरफ फारिस बैठा था और दूसरी जानिब सादी, साथ में फारिस का वकील। वहां उदास कर देने वाली खामोशी थी जिसमें पछतावे और तासुफ की सी वीरानी थी। बस सादी ने बहुत देर बाद सर झुकाकर उठाया। इसकी आंखों में हल्की सी नमी थी और बहुत सारी शर्मिंदगी। आई एम सॉरी। किस बात के लिए? गौर से इसकी आंखों को देखते फारिस को अचंभा हुआ। आपको इतना कम विजिट करने के लिए। कोई बात नहीं, तुम जॉब कर रहे हो, मुझे पता है। इसने समझने वाले अंदाज में हल्के से कंधे झटके। सादी इस तरह इसे देखता रहा। फारिस सफेद कुर्ते शलवार में मजबूत था। एक जमाने में छोटे कटे बाल अब बढ़ चुके थे, इतने के इन्हें कसकर पोनी में बांध रखा था। शेव हल्की हल्की बड़ी थी, मगर दूसरे कैदियों की निस्बत वो काफी साफ सुथरा लगता था। अब इस ऑडियो का क्या करना है? फारिस ने वकील के मोबाइल की तरफ इशारा किया। ये मेरी आवाज़ नहीं है, मगर मुशाबहत बहुत ज़्यादा है। अगर मैडम ने यही सुनी है तो इनको अब मैं अपनी बेगुनाही का यकीन कभी नहीं दिला सकता। वकील साहब खनकारे। हमने उसे एक एक्सपर्ट को दिखाया। इसने साबित करके बताया है कि ये कन्वर्टेड वॉइस जाली है। हमने नहीं, मैंने। सादी ने तलखी से उनको देखा। आप तो इसके पास चलने तक को राजी नहीं थे। एक और केस के सिलसिले में मसरूफ था और तमाम कानूनी पेचीदगियां आपको समझा चुका हूँ। इससे पहले कि सादी मजीद तलखी से जवाब में कुछ कहता, फारिस ने बेचैनी से उसे टोका। क्या हम कोर्ट में ये साबित कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ नहीं है? नहीं, जब तक कि सादी इसका सोर्स जाहिर नहीं करता, कोर्ट इसे कैसे कबूल करेगा? महमूद साहब, मैं आपको कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, ये ऑडियो मेरी फुप्पो ने निकलवा कर दी है और मैं उनका नाम लेकर उनको इनक्रिमिनेट नहीं कर सकता, और मेरी इजाज़त के बगैर आप भी ये नहीं कर सकते। भाई फिर तो मसला बन जाएगा। ये हमारे हक से ज़्यादा खिलाफ जाएगी। मैं इसे कोर्ट में पेश करने की नसीहत कभी नहीं करूँगा। महमूद साहब हाथ जड़कर पीछे को हो बैठे। सादी ने एक तीखी नज़र उन पर डाली, फिर वापस फारिस को देखा। मामू, अगर मैं आपके लिए कोई फैसला लूँ तो मुझे अपनी ज़बान दें कि आप एतराज़ नहीं करेंगे। नहीं करूँगा। लेकिन वो अचंभे से बोलना चाह रहा था, मगर सादी फौरन महमूद साहब की तरफ घुमा। आपको मैं फारिस गाजी के वकील के मनसब से हटाता हूँ। वो एकदम सीधे हुए हैरत से उसे और फिर फारिस को देखा। आप क्या कह रहे हैं? नागवारी से माथे पे शिकने उभरी। यही कि आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं फारिस गाजी का वकील, आप नहीं हैं। वो एकदम चमक कर बोले। फारिस चंद लम्हे चुप रहा। बारी बारी दोनों के चेहरे देखे। मैं सादी की तायद करता हूँ, आप जा सकते हैं। सादी के लबों पे हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। इसका मान नहीं टूटा। अभी दुनिया से इसके अपने खत्म नहीं हुए थे। वो जैसे बहुत जब्त करके उठे। इंतहाई बच्चेकाना रवैया है। ये पेशी से चंद दिन पहले आप वकील को फारिग कर रहे हैं। मुझे हाशिम कारदार ने इनका वकील मुकर्रर किया था और इन्हीं से वसूल कीजिएगा अपने बकाया वाजिबात, क्योंकि मैं तो आपको अपने हिलारे रिश्ते एक पाई भी नहीं देने लगा। बेनियाजी से उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाया। वो अपनी चीज समेटते, कोट का बटन बंद करते, मुंह में बड़बड़ाते बाहर निकल गए। ये सब क्या था? फारिस गौर से उसे देख रहा था। क्या सादी, तुम मुझे कुछ परेशान कर रहे हो? वो फिक्रमंदी से कहता आगे हुआ। ये ऑडियो सुनकर भी ज्यादा रिएक्ट नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे लिए कुछ भी परेशान कुन नहीं है सिवाय तुम्हारी शक्ल के। हुआ क्या है तुम्हारे साथ? जीन्स और हाई नेक के ऊपर जैकेट पहने बैठा लड़का उदासी से मुस्कुराया। मैं रेशम का बन चुका हूँ और रेशम इतनी आसानी से हाथ नहीं आती। मुझसे आप कुछ नहीं उगलवा पाएंगे। इस वक्त मेरा काम आपको यहाँ से निकलवाना है और मैं वादा करता हूँ कि ऐसा करूंगा। सवाल मत करें, वो बताएं जो मैंने पूछा था। उसने याद दिलाया। जिन लोगों पे आपको शक है उनकी फहरिस्त बनाइए आपने। हाँ लिखो। वो बताने लगा और सादी पेन निकाल कर लिखने लगा। कुलीग्स, वो चंद लोग जिनके खिलाफ उसने केसेस तैयार किए थे, वारिस का बॉस, और बस। सादी ने बेचैनी से नजरें उठाई। हाशिम भाई का नाम नहीं लिखवाया आपने? फारिस कुछ देर सोचता रहा, फिर नफी में सर लाया। इसका ताल्लुक नहीं है इस सब से, मगर आपने खुद कहा था। मैंने 2.5 साल पहले इस बारे में सोचा है, फिर मैंने 2.5 साल तक बार बार सोचा है। पहले मेरा गर्म दिमाग से, फिर ठंडे दिल से। मगर हाशिम के पास ये करने के लिए कोई वजह नहीं है और उसने मेरे लिए भाग दौड़ भी की है काफ़ी। सो मैं बेशक उसे शदीद नापसंद करता हूँ, मगर इसको
इस सब में नहीं घसीटूंगा, ये गलत है। सादी ने गहरी सांस लेकर उस फेरिस को देखा और फिर नफी में सिर हिलाया। भूल जाएं इस बात को। कागज मरोड़कर मुट्ठी में दबा लिया। आपका एटीएम, क्रेडिट कार्ड और चेक बुक्स हाशिम भाई ने अम्मी को बहुत पहले दे दिए थे। ज्वेलरी वगैरह उन्हीं के पास है, उसकी जरूरत नहीं है। नए वकील के लिए आपके अकाउंट की रकम काफी होगी। जब इतने साल मैं कहता रहा कि हाशिम से पैसे मत लो मेरे वकील के लिए, तब तुमने वो नहीं किया। जो आज कह रहे हो, अब क्या हुआ है? वो अभी तक आंखें सुकड़ कर उसको देख रहा था। मुझे उन पे एतबार नहीं रहा। इसकी आवाज में तकलीफ थी। सादी, क्या छुपा रहे हो? सवाल मत करें, इंतजार करें। और वो उठ खड़ा हुआ। फारिस मुतफक्किर नजरों से उसे जाते देखता रहा। बाहर धूप अब तेज हो चुकी थी। सड़क पे मामूल की ट्रैफिक बह रही थी। कार ड्राइव करते सादी ने हैंड्स फ्री कानों में लगाए और मोबाइल पे नंबर डायल किया। चंद घंटों बाद हाशिम ने पिक कर लिया। हाँ बेटा, खैरियत? वो मसरूफ लग रहा था। जी, एक काम था आपसे। ये इतने दिन बाद पहली दफा हाशिम से बात हो रही थी। हूँ, बोलो। मैंने महमूद साहब को फायर कर दिया है। अब मुझे मामू के लिए एक बेहतर वकील की तलाश है। क्यों फायर क्यों किया? वो चौंका था क्योंकि मुझे वो सुस्त और नाअहल लगते हैं। खैर, आप मुझे 5-6 बेहतरीन वकीलों के नाम टेक्स्ट कर दें जिनको मुझे हायर करना चाहिए। हाशिम चंद लम्हे को खामोश हो गया, फिर बोला तो काफी सोचते हुए, ओके करता हूँ। मेरे रेफरेंस से उनसे मिल लेना, काम हो जाएगा। वैसे समात के इतने नजदीक आकर वकील को फायर करना बेवकूफ़ी है सादी, और ये तो मैं जान गया हूँ कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ। कोई मसला है तो महमूद साहब से मैं बात कर लेता हूँ। मफाहमत तो हर इशू पे हो सकती है, मफाहमत की गुंजाइश तो नहीं रही। आप टैक्स कर दीजिएगा अभी। और मोबाइल फ्रंट सीट पे डाल दिया। चेहरे पे छाई तलखी में इजाफा हो गया। लब बिछ गए, आंखों में गुस्सा उभरा। कितने दिन इसके दिलो दिमाग में जंग जारी रही थी। हाशिम के लिए कई दलीलें इकट्ठी की, मगर सब बेकार था। जब आंखों से अंधे एतमाद की पट्टी उतरी, हर शय को नए जावी से देखना शुरू किया। पहले लगा वो सिर्फ कातिल को जानता है, मगर अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास हुआ कि वही है जो फारिस को बाहर नहीं आने दे रहा है। अगर हाशिम चाहता तो फारिस बाहर होता। फारिस और नुदरत ने कितनी दफा ये बात उससे कही, मगर तब समझ क्यों नहीं आता था। ये एतमाद कितना भयानक शय था। अंधा कर देता है, बहरा लंगड़ा कर देता है। तभी मोबाइल बजा। हाशिम ने चंद नामों से टेक्स्ट कर दिए थे। सादी ने उनको अच्छे से जहन नशीन कर लिया। ये वो वकील थे जिनको हाशिम चाहता था वो हायर करे, यानी वो थे जिनको हाशिम खरीद सकता था। उसे अब मालूम हो गया था कि इस फहरिस्त के वकील उसे बिल्कुल हायर नहीं करने। गुड। वो जब जुमर के घर के गेट के अंदर आया तो वो कोर्ट से कार से उतर रही थी। दरवाजा बंद करते वो मुड़ी तो देखा, सादी ने कार बाहर रोक दी। अब वो कदम कदम चलता उसकी जानिब आ रहा था। जीन्स पे जैकेट पहने, चेहरे पे छाई संजीदगी। वो करीब आया तो एहसास हुआ कि वो इससे लंबा हो गया था, पता नहीं कब से। कैसे हो? उसने सब पाट आकर बेतासुर लहजे में पूछा। वो ठीक। कहता उनके हमरा लॉन में बिछी कुर्सियों की तरफ आया। कुछ कहने आया हूँ आपसे। मुझे फारिस से नहीं मिलना, ना ही उसकी सफाई सुननी है। वो कुर्सी पे बैठी टांग पे टांग जमाई, बाजू सीने पे लपेटे, बाल हाफ कैचर में बंधे और धूप के बायस बेजारियत भरी आंखों को सुकेड़ कर कहा, तो वो एक दफा दूसरी तरफ की कहानी सुन ले। वो आगे को होकर उसके मुकाबिल बैठा। मैं जज नहीं हूँ, ना ही उसको सजा दे सकती हूँ। उसने जरा से शाने उचकाए। मेरी सुनने का क्या फायदा? अगर मुझसे कोई गिला है तो कह दे। वो 2.5 साल से बताना चाहता था, एक दफा वो गिला कर दे, कह दे कि इससे बदतमीजी से बात करने के बाद वो इसको छोड़कर क्यों चला गया। सॉरी क्यों नहीं की? इसके ऑपरेशन के वक्त वो कहाँ था? क्यों इसको रिकवरी के इन तकलीफ दे दिनों में वो इसके पास नहीं था? वापस क्यों नहीं आया? मगर वो कहती ही नहीं थी। अब वो नजरअंदाज कर गई। तुम क्या कहने आए हो? आप सच कह रही थी। वाकई आपको कॉल की गई थी। आपने जो बताया वाकई ऐसा हुआ था। अच्छा, 2.5 साल बाद यकीन आ गया तुम्हें सादी? वो सुनती गई, आंखों की पुतलियां सुकेड़ कर उसे देखती, बाजू हुनू सीने पे लपेटे। मगर वो कन्वर्टेड वॉइस थी, जाली आवाज। ये सुन ले। इसने मोबाइल निकालकर ये चंद बटन दबाए, आवाजें उभरने लगी। जुमर सीधी हुई, आंखों में तकलीफ उभरी। बस चंद फिक्रे वो सुन पाई। बंद करो इसे। और नागवारी से चेहरा फेर लिया। क्या ये सब इसी तरह हुआ था? मेरे हाँ या ना कहने से क्या होता है? 2.5 साल पहले तुम लोगों ने कहा मैं झूठ बोल रही हूँ, आज कह रहे हो मैं सच बोल रही हूँ। 5 साल बाद कहोगे ये वाकई फारिस की ही आवाज थी। आई एम सॉरी। जैसे आपने हमारी बात नहीं सुनी, वैसे ही हमने भी आपकी बात नहीं सुनी। मैं समझा आपको किसी को कवर कर रही हैं, मगर ऐसा नहीं था। 2.5 साल बाद मेरा यकीन करने का शुक्रिया। वो सारा कर्ज जब्त कर चुकी थी, लेकिन आप तीसरी बात का इम्कान ज़हन में रखकर सोचें। पप्पो, ये कॉल जाली थी। हम कोर्ट में ही साबित कर सकते हैं। और ये तुम्हें कैसे मिली? मैं जवाब देने से इनकार करता हूँ। वो बेख्तियार पीछे हुआ। इस सूरत में ये मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है। अगर आप इसमें लहजे पे गौर करें तो महसूस होगा कि जब ये कॉल मुझे मौसूल हुई, मैं एक स्नैपर के निशाने पे थी। मुझे लहजे और आवाज़ की पिच पर गौर करने का मौका नहीं मिला था।
इस आवाज़ के साथ मेरी ज़िंदगी की सबसे तकलीफदेह याद जुड़ी है, इसलिए कोई आज कहकर ये बात मुझसे कहे कि ये जाली है तो मैं कैसे मान लूं। तेज लहजे में कहती वो इसको शाकी नजरों से देख रही थी। एक दफा सोच कर देखें, कोई तीसरा आदमी भी इसमें मुलव्विस हो सकता है। मसलन कौन? सादी ने जवाब में थूक निकला। मसलन हाशिम कारदार। हिम्मत करके उसने कह डाला। जुमर सुन सी हो गई। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।